बात है जाफर साहब, आपने सुन लिया होगा, तमाम आरोपों की बौछार हो गई। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। लेकिन बोंदिया जी, सवाल तो आपसे भी होगा, सवाल तो सरकार से भी होगा, और क्यों ना ये सवाल किया जाए कि जब आप एक झटके में लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देने का फैसला ले सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वोट पोलराइजेशन ना हो, तो फिर ओबीसी पर पॉलिटिकल कार्ड इस तरह का तो नहीं चलेगा सर। हमने कभी ऐसा कभी कोई फैसला नहीं लिया। किसी भी चुनाव में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया कि हमारे यहाँ से कोई अल्पसंख्यक, अरे अनेक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग चुनाव लड़ते हैं, उसमें सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अन्य अल्पसंख्यक वर्ग जैन के भी हैं। देखिए, चुनाव जीत सकता है, पार्टी राजनीतिक रूप से चुनाव जीतने के लिए उस क्षेत्र में चुनाव में काम करती है, तो जो चुनाव जीत सकता है ऐसे प्रत्याशी को उतारने का कार्य करती है। देखिए, दूसरी चीज आपने बात पूछी कि ओबीसी को क्यों नहीं उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे। हमने तो भोपाल में, जब भोपाल महापौर का चुनाव हुआ था और भोपाल सीट जनरल की थी, महिला जनरल के लिए थी, हमने श्रीमती कृष्णा गौर को, जो कि ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखती थी, उनको चुनाव में उतारा था और हम चुनाव जीते भी थे। ठीक है, लेकिन अभी बताइए ना, अभी मौजूदा सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा सिनेरियो में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कह दिया है, साफ कह दिया है कि भाई यही व्यवस्था के अंतर्गत आपको चुनाव कराने होंगे, और जो अगर हम बात करें जो नॉन रिजर्वेशन जो सीट्स हैं वहां पे आप अपने ओबीसी के कैंडिडेट्स उतार दीजिए। तो कितनी तादाद में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, ज्यादा से ज्यादा तादाद में क्या यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को नॉर्मल बिना जो विदाउट रिजर्वेशन वाली चीजें हैं, जनरल कैटेगरी वाली चीजें, वहां पे अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी? जी, हम तो मुझे बोलने तो दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि हम जनरल सीट्स पे भी ओबीसी कैंडिडेट्स को बहुतायत में उतारते ही रहे हैं। इसलिए तो हमारा फील है कि ओबीसी की आबादी ज्यादा है, ओबीसी संबंधी क्षेत्र ज्यादा है, वहां पे ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए। जब हम करते रहे राजनीतिक रूप से, तब तो हमें अनुभव आया, लेकिन देखिए अब हम तो राजनीतिक दल होने के कारण कर लिए, क्योंकि हम संगठित रूप से एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन क्या आपने ये बात को सोचा कि हमारे यहाँ निर्वाचन लड़ने की व्यवस्था तो केवल दलीय आधार पे तो नहीं है ना, इंडिपेंडेंट भी है, दूसरे दलों के लिए भी है, लेकिन दूसरे दल ऐसा मुखर नहीं हो पाते आपसी रस्साखीशी में उनके कार्यकर्ताओं की, या जो निर्दलीय ओबीसी वर्ग के लोग उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन सामाजिक आदरी पे नहीं रह पाते किन्हीं कारणों से, तो उन्हें उठानी पड़। ऐसे वक्त में ये जरूरी है कि बहुदलीय या बिना भी चुनाव लड़ने की जो हमारी निर्दलीय चुनाव की भी व्यवस्था है, उसमें हम ऐसे लोगों के लिए आरक्षण का प्रबंध। लेकिन इन 8 सालों में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पे जो आया है, तो आप लोग ले आइए एक ऑर्डिनेंस, फिर पलट दीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देखिए, इस मामले में मैं आपसे निवेदन रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए कानूनों की पे ही निर्णय देता है और उन्हीं की व्याख्या करता है, उन्हीं का एलोब्रेशन करता है। माननीय मोदी जी ने लगभग 1.5 साल पहले बड़ा स्पष्टता से कह दिया था कि पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए हमें नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे, अध्यादेश लाने पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसमें भी पीछे नहीं हटेंगी, हम उन कार्यों को करेंगे। जो भी संशोधन करना पड़ेगा नियम, कायदे, कानूनों में, संविधान में, उनको करने के लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे। ठीक है, जितेंद्र जी, आगे बढ़कर संविधान के मुताबिक काम करने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल पहले भी मैंने आपसे किया, अभी भी वही सवाल कर रही हूँ कि भाई गलती तो हुई है और उस गलती का खामियाजा कब तक भुगतेंगे? हर तरह हम नेग्लिजेंस देखें, हर तरह हम हर जगह लापरवाही। बिल्कुल, अगर गलती हुई है तो उसको स्वीकार करने में भी मुझे लगता है कोई परहेज नहीं होना चाहिए। उस गलती को सुधारने की दिशा में काम करने में भी आगे होना चाहिए। अभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि खाली राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ाते, इंडिपेंडेंट भी है। अगर ओबीसी को चुनाव लड़ना है तो इंडिपेंडेंट लड़ने जाके, ये सबका साथ सबका विकास है। ये जो इनकी बात है कि आपको अगर ओबीसी को लड़ना है तो यहाँ तो इंडिपेंडेंट भी लड़ा जाता है। अरे इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे, लेकिन आपकी नियत पे सवाल उठता है। आप ओबीसी के पक्षधर कहे जाते थे, आप एससी और एसटी के पक्षधर कहे जाते हैं। आज आपका मुलम्मा जो उतरा है उससे समझ में आ रहा है
कि आप किसी के पक्षधर नहीं है, आप सिर्फ अपने पक्षधर हैं। आप ये बताइए कि जब आपके पास मौका था तब आपने काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की अच्छा मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट को फटकार क्यों लगानी पड़ी आपको? मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जिस तरह से सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकली माइलेज नहीं दिख रहा है, ना बीजेपी को दिख रहा है और ना ही कांग्रेस को दिख रहा है, जिस वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हवाला, सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट। जिन मुद्दों पे पॉलिटिकली माइलेज दिखता है कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी, अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी, बीजेपी हो गया, सपा हो गया, बसपा हो गया, उन मुद्दों पे चाहे सुप्रीम कोर्ट का कैसा भी स्टेटमेंट आ जाए, किस तरह का भी ऑर्डर आ जाए, मुखर होके बोलते हैं। ट्रिपल तलाक पे कांग्रेस का स्टैंड क्या था सर? तमाम चीजें थी, हम अलग अलग चीजों को देख लें, फिर अयोध्या के मैटर में भी हम देख लें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आशीष जी, आखिर ऐसा होता क्यों है कि जब जो सवाल किया जाता है उससे लोग डिरेल होने लगते हैं? अब बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, एक स्टैंड पे तो कायम रहा जा सकता है एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास आरक्षण की, ठीक है, उनको उतनी अनुमति नहीं मिली या वो मामला लिटिगेशन में चला गया है, तो लेकिन उनके पास दूसरे मौके हैं ना। यदि वो उनकी ओबीसी को सामने लाना चाहती हैं या उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो उनको टिकट दें ज्यादा से ज्यादा। 35% जो सरकार की मांग है कि 35% आरक्षण उनको दें, तो 35% टिकट बीजेपी को देना चाहिए, कांग्रेस को भी उतने देना चाहिए। कांग्रेस 27 या जो भी कांग्रेस का स्टैंड रहा है और आगे जो भी जितना बढ़ाना चाहती है तो उस तरह से दे दे। और सामाजिक आर्थिक पुनर्वास या उनके जो कल्याण की बात है तो उसके लिए सिर्फ आरक्षण ही जरूरी नहीं है, सरकार का विल पावर भी जरूरी है। सरकार ओबीसी के लिए बहुत सारी योजनाएं अलग से बना के और उसे क्रियान्वित कर सकती है, उसके जरिए उस समाज को आगे लाया जा सकता है। समाज को मौके देने के लिए युवाओं को या बेरोजगारों को या जो भी सरकार के मन में है उसके लिए पूरी योजनाएं अलग से बनाई जा सकती हैं। आरक्षण को लेकर के ये सब सियासी लड़ाई करने की बजाय ये बहुत सारे इस तरह के भी रास्ते हैं और ये दूसरी सरकारों के लिए, महाराष्ट्र भी इसी तरह से फंसा हुआ है। तो लेकिन वहां विधानसभा चुनाव भी दूर है, मध्य प्रदेश में इसकी गूंज सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये इस तरह से माइलेज देने की बात है। अगर ओबीसी, देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं ओबीसी में, तो कांग्रेस के पास ओबीसी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो अपनी आवाज बना सकते हैं। जब वो सरकार में थे तो वो योजना ला सकते थे, आज और अभी बीजेपी के पास भी ओबीसी के नेता खुद मुख्यमंत्री हैं, तो वो उस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित कर, उसके लिए आरक्षण का इंतजार करने की क्या जरूरत है? ऐसे सदियों दशकों के यही लड़ाई लड़ी जाएगी। समाज को आगे लाना है तो उसके बहुत सारे विकल्प हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए आरक्षण किसी भी वर्ग का हो, यदि उसको सही मुख्य धारा में लाने के लिए इस तरह का झगड़ा सियासी होता है तो वो ठीक बात है, वो बुरा नहीं है। लेकिन उसके लिए इस तरह के सब ये प्रावधानों का ये सब ये एक वो कवर लेने की जरूरत नहीं है। बजाय इसके ये है कि आरक्षण कुल मिला के आशीष जी ड्राफ्टिंग की जा रही है, लेकिन वो ड्राफ्टिंग भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो पा रही है जिससे कोई माइलेज मिले। देखिए कि तकनीकी सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये सरकारें भी जानती हैं, सारे जो जानकार हैं कानून के वो भी जानते हैं कि उसके लिए वो लॉजिक मांगे गए हैं, ट्रिपल टेस्ट मांगा गया है, वो कैसे दिया जाएगा। तो इसीलिए तो ये बात है कि यदि सच्ची हितैषी कोई है तो जब उसकी बारी आए वो उस योजना के लिए उस वर्ग को सामने लाए। और दूसरी एक बात और है इसमें बहुत जरूरी है कि देखिए ओबीसी नेता हो या SC ST के वर्ग के नेता हो, जिन्हें भी आरक्षण जिस भी समाज को मिला है, तो उसके नेता जो हैं वो बहुत मजबूत हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। मौका कहाँ दिया जाता है? मतलब वो भी एक जगह सिंक्रोनाइज तरीके से बैठे हुए हैं, उनको भी मतलब जो हम देखते हैं कि चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, जितनी जरूरत होती है उतना इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये तो लीडरशिप की भी तो बात है, लीडरशिप को भी उस तरह से उभर के आना होगा ना, उसको अपने समाज का बैकअप भी चाहिए होगा, वो उस तरह से उभरे। अब ओबीसी यदि मुख्यमंत्री हैं या और भी समाज के लोग बड़े बड़े कोई केंद्र में मंत्री हैं ओबीसी के या SC ST के लोग भी मंत्री हैं, तो वो अपने समाज को आगे लेके के उत्थान के लिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि क्रीमी लेयर का उसमें एक बात होनी चाहिए, जो समाज में सबसे ऊपर मजबूत हो गया, चाहे ओबीसी हो या चाहे किसी वर्ग का हो, उसे क्यों आरक्षण मिलेगा, ये सारी बातें भी देखी जानी चाहिए। तो सरकार चाहे तो किसी भी वर्ग को, किसी भी समुदाय को अपने आप अपनी योजनाओं से अपलिफ्ट कर सकती है, लाभान्वित कर सकती है। रमाकांत जी,
इस ओबीसी आरक्षण पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि अब जिस तरह से 27% आरक्षण देने की बात यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाती है, 35% आरक्षण देने की बात बीजेपी की तरफ से की जाती है, आपकी पार्टी कितना ओबीसी को आरक्षण दे रही है और कितने आने वाले चुनावों में? 2023 में सूबे में विधानसभा के चुनाव है, इसके साथ छत्तीसगढ़ में भी उतरने की तैयारी आप लोगों ने कर ली है, इसके साथ ही राजस्थान में भी आप लोगों ने तैयारी कर ली है। अभी हम देख रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तमाम तरह की चीजें हैं, आप भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब ये जो मौजूदा सिनेरियो, इसमें आप कितने कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में ओबीसी के उतारेंगे? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं 1 मिनट का समय लूंगा। अभी जैसे सैयद जाफर खान जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार चली गई इसलिए चुनाव नहीं करा पाए। दरअसल नगर निगम के चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे, तब तक इनकी सरकार थी और कांग्रेस के ही नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को विधायक बेचे या भाजपा ने विधायक खरीदे कांग्रेस के, ये दूसरी चीज है। अगली बात ये आती है कि ओबीसी के लिए ये लोग कितना सोचते हैं। अभी मौजूदा सरकार, शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके पास लोग रोज ट्वीट कर रहे हैं जो चयनित ओबीसी वर्ग के शिक्षक हैं, हजारों की संख्या में रोज ट्वीट कर रहे हैं, कभी सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, कभी बूट पॉलिश कर रहे हैं, महिलाएं मुंडन करा रही हैं, इनको दिखाई नहीं देता। मैं शिवराज जी से भी पूछना चाहता हूं कि कभी ट्विटर खोल के देखते हैं या नहीं देखते हैं? लोगों का दर्द दिखाई नहीं देता है? इतने 42 डिग्री के तापमान में राजधानी में आकर के वो लोग कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो चयनित है। सरकार ये बताए कि अभी तक में कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है। लेकिन रमाकांत जी, अब आप ये सुनिए ना, मैं ठीक है, मैं आपको कंप्लीट करने का वक्त दूंगी। जब आप ये इस बात का जिक्र करेंगे तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सेकंड टेन्योर के वक्त में संविदा शिक्षक, मतलब ये 1000-1200 की नहीं, लाखों की तादाद में पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी मुंडन करवाए थे कि भाई रेगुलाइज कीजिए, जब आपने वादा किया है तो हमें रेगुलाइज कीजिए। हमने यही स्थिति दिल्ली में भी देखी थी। तो अगर आप एक उंगली उठाएंगे ना तो 4 उंगलियां तो आपकी तरफ खुद भी उठ रही हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ गौरी जी, बड़ी विनम्रता के साथ। जो दिल्ली के शिक्षकों की बात आ रही है वो दिल्ली के नगर निगम के शिक्षक थे, जिनका भुगतान भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम के द्वारा किया जाता है। भुगतान की बात नहीं कर रही हूँ सर, संविदा उनको रेगुलाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम करती है। जिनको रेगुलाइज करने का वादा किया था और बिना रेगुलाइज किए जिनकी सेवाओं को ही समाप्त कर दिया गया था, हमने ऐसे चयनित शिक्षकों का आंदोलन हमने दिल्ली में भी देखा है। ऐसा नहीं है, सरकारें रोजगार देने के मामले में कितनी पाक साफ हैं, ये प्रदेश की जनता, युवा और वो बेरोजगार बखूबी समझता है जो रोजगार के लिए अपनी चप्पलें चटकाता है। तो कितनी, कौन सी सरकार कितनी संवेदनशील है ये हर कोई बखूबी जानता है। तो इन एक मिनट में बतला दूं, देखिए दिल्ली की शिक्षा प्रणाली दुनिया में जो है फेमस है। यहाँ पर जो गेस्ट टीचर है उनको 4000-5000 रुपए मिलता है, वहाँ पर 36,000 रुपए देते हैं। यहाँ पर वेतन में और वहाँ के वेतन में कितनी अनियमितता है? यहाँ से 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना ज्यादा वेतन दे रहे हैं। हमने मिनिमम वेजेस लागू किए, यहाँ पर तो केवल लूट मची हुई है। किसी को परमानेंट किया नहीं जा रहा है, यहाँ पर किसी को परमानेंट नहीं किया जा रहा है। आज आउटसोर्स कर्मचारी बिजली विभाग वाले जो हर महीने किसी न किसी एक की मृत्यु होती है। अभी तो पंजाब में आप ही की सरकार है ना सर, आने के बाद पहली कैबिनेट की पहली बैठक में पंजाब असेंबली में किस तरह से खालिस्तान का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है, ये आपको तो पता ही होगा। खालिस्तान किस तरह से उठाया जा रहा है जानते हैं। आज क्या ओबीसी की आग को और ज्यादा भड़काएंगे? हम आग भड़काने वाला काम नहीं करते। नहीं तो फिर खालिस्तान का मुद्दा कैसे उठ रहा है फिर पंजाब असेंबली में? हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सवाल पूछ कर रही हूँ, पंजाब असेंबली में खालिस्तान का मुद्दा जिस तरह से उठ रहा है, तो ऐसे में तो आप, यही लग रहा है कि आपका स्टैंड यही है कि यहाँ पे ओबीसी की जो आग है उसको और ज्यादा भड़काने का काम किया जाएगा। क्या और ज्यादा भड़काएंगे कि कितना ज्यादा पॉलिटिकली माइलेज मिल जाए? देखिए, पॉलिटिकली माइलेज ये भाजपा कांग्रेस वाले लोग लेते हैं। अच्छा, हमारा काम
जनता के प्रति जवाबदेही का है। ईमानदारी से जनता के मुद्दे पे काम करने का काम आम आदमी पार्टी करती है। चाहे पंजाब में नौकरी देने की बात हो, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 25,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए 1 महीने में प्रॉमिस किए, उसकी प्रक्रिया चल रही है। 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम पंजाब की सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में किया है। बहरहाल तो रमाकांत जी, ऐसा है कि जब मैं आंकड़े रखना आम आदमी पार्टी और चाहे फिर वो बीजेपी और कांग्रेस के हों, तो अगर मैं रखना अगर शुरू कर दूंगी ना, तो आप तमाम राजनीतिक दलों की बोलतियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं। तो मैं लोकेंद्र जी आपका ही कमेंट लेना चाहूंगी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे सबसे पहले। मैम, मेरा सिर्फ यही कहना है कि अभी तक हमने बहुत देखा है, सभी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मांग है जी, किसी को हक अधिकार मिले तो अच्छे तरीके से जातिगत जनगणना पूरे प्रदेश की कराई जाए और पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं कोर्ट में, और वही आंकड़े आपको जो एजुकेशन सिस्टम में जो रिजर्वेशन है, जो आपको नौकरी में रिजर्वेशन है, उसमें भी वही काम आएगा। सबसे पहले जातिगत जनगणना होना चाहिए। जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, पूरी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में चुनाव जो भी हो पंचायत या निगम निगम के बिना ओबीसी रिजर्वेशन के नहीं होना चाहिए। यदि ये बिना ओबीसी रिजर्वेशन के होते हैं तो हमको उग्र आंदोलन करने के लिए हमारी मजबूरी बन जाएगी कि हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा, लाठियां खाने के लिए, गोलियां खाने के लिए। ठीक है, मजबूर होने की नौबत ना आई, ये ज्यादा बेहतर होगा। आशीष जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, अब आरक्षण आंदोलन और ये सारी चीजें तो एक लंबा रास्ता है और ये सब चलता रहेगा, लेकिन समाज को मैं फिर यही कहूंगा, इसी पे जोर दूंगा कि समाज को सक्षम बनने के लिए खुद अपने रास्ते तलाशने होंगे। वो एक अंदर से वो एक जिसको बोलते जील उसको पैदा करनी होगी, क्योंकि सरकारें हमेशा, कोई भी सरकार होगी, कांग्रेस या बीजेपी या आप या जहां भी जो भी होगा, वो अपने सियासी गणित और नफा नुकसान के हिसाब से ही सारी चीजें करेंगे। तो ये एक, चूंकि मेरी बात है, बहुत ऐसी लंबी बात है कि इसको कैसे किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में जो मसला है हम उसको सियासी संदर्भ में देखें तो साफ तौर पे है कि ये चुनाव जो है दोनों के लिए जो है एक तरह से ये एक ये शब्द सही होगा कि नहीं, गले की हड्डी जैसे बन गए हैं वो चुनाव, कि ये कराएं कि ना कराएं, इस पार जाएं कि उस पार जाएं, कौन हमें साथ देगा कौन नहीं, ओबीसी हमें साथ देगा या नहीं देगा, ये एक इस तरह का मामला फंस गया है। तो बीजेपी को भी चाहिए कि इसको, क्योंकि देखिए चुनाव किसी भी संस्था के बहुत लंबे समय तक टलना भी अच्छा नहीं होता। मध्य प्रदेश में तो स्थितियां और भी अजीब हैं कि पंचायत के चुनाव नहीं हुए, सहकारिता के चुनाव मुश्किल से हो पा रहे हैं, और नगरीय निकाय के चुनाव जो है, तो ये जो एक अवधारणा है, जो जनता के हाथ में सत्ता देने की जो एक अवधारणा है, वो ग्राम सरकार की अवधारणा है, नगर सरकार की, वो तो सब खंडित पड़ी है मध्य प्रदेश में। खंडित पड़ी तो क्यों नहीं उस वर्ग के लोगों को आप टिकट देके और उनके लिए योजनाएं लाके क्यों उसको सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा रहे? व्यवस्था को सुधारने का काम किया जा रहा है। कंक्लूडिंग रिमार्क बोंजिया जी आपसे लेना चाहूंगी, और साथ ही मेरा सवाल भी यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोची समझी रणनीति के साथ आप लोग कोर्ट गए हों और वहां पे ट्रिपल टेस्ट आप लोगों ने नहीं कराया ताकि आने वाले समय में इसका पॉलिटिकली माइलेज मिल सके? तो लगता है बोंजिया जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। जितेंद्र जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। सरकार को विश्वसनीय होना चाहिए कि प्रदेश के, देश के सभी तबके के लोग उस पर विश्वास करें कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। आज आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में खास तौर से आपको सरकार बनाने का मौका मिल गया तो आपने सत्ता के विकेंद्रीकरण का काम ही खत्म कर दिया। आप नहीं चाहते कि नीचे तक सत्ता के अधिकार पहुंचे, क्योंकि आप इस तरीके से चुनाव को टालते गए कि आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे। टाला तो आपने भी, सर अगर आप एक महीने टाला, फरवरी में ड्यू था, मार्च समय रहते अगर आप ही लोग करवा लेते। सर अगर फरवरी में इलेक्शन ड्यू था, मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने 74वां संशोधन कराकर चुनाव करवा लिए थे। एक बार फिर से अगर यही रणनीति को अपना लिया जाता तो अगर बताइए फरवरी में इलेक्शन ड्यू रश, मार्च में हम सरकार से बाहर हो गए, ठीक है, तो ठीक है, सवाल भारतीय जनता पार्टी से उठता है। ठीक है, आप ठीक है।
रमाकांत जी, मेरा सवाल तो आपसे है, कंक्लूडिंग रिमार्क भी आपसे लूंगी कि आग लगाते लगाते तो आप लोग हिमाचल भी चले गए। इसके साथ ही आपके मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मतलब जगह जगह जाकर बाहरी होने का दावा भी करते हैं, लेकिन बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हर एक स्टेट में आप लोग ट्राई कर रहे हैं, हरियाणा में क्यों ट्राई नहीं कर रहे, ये भी बता दीजिए। वहां भी तो अच्छी खासी संख्या है ओबीसी की। जी, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी आएगी, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी आएगी और मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी आएगी। पूरे देश में आम आदमी पार्टी आएगी। अपने कामों के दम पर आम आदमी पार्टी आएगी और धोखा देने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करती है। जो चुनाव में घोषणा पत्र देती है, वचन पत्र देती है, जो गारंटी देते हैं आम आदमी पार्टी, जो लिख के देती है, वो केजरीवाल की गारंटी होती है। उन्हें पूरा करने का बिल्कुल विश्वास हम दिलाते हैं और पूरा करेंगे। तो आम आदमी पार्टी अपने कामों की वजह से आएगी। निश्चित तौर पे देश की जनता पसंद कर रही है। बहुत तेजी से कांग्रेस से लोग आकर के मध्य प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी में उतरेंगे। सर, पंचायत चुनाव में कितने आम आदमी पार्टी से कितने कैंडिडेट्स उतरेंगे और खास तौर से ओबीसी में जनरल कैटेगरीज में से कितने कैंडिडेट्स को आप लोग उतारेंगे? देखिए, जहां जिस कैंडिडेट को उतारने का प्रावधान आएगा, आम आदमी पार्टी मजबूती से अच्छे जिम्मेदार लोगों को चुनाव में उतारेगी। किसी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हर वो व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज न लगा हो, जो क्रिमिनल न हो, महिला उत्पीड़न के मामले में न फंसा हो। इसको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है। एग्जाम्पल देने का तो दिल चाह रहा है, लेकिन अब दूंगी नहीं, इस वक्त का अभाव है। बहरहाल शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी बहुत शुक्रिया, लोकेंद्र जी शुक्रिया, विकास जी शुक्रिया, जितेंद्र जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी दलों में नूरा कुश्ती का दौर लगातार जारी है और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद से इस मुद्दे को एक और नई हवा सी मिल गई है। हवा ऐसी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर दल एक दूसरे के पाले में ही गेंद डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे का किस पार्टी को पॉलिटिकली माइलेज मिल पाता है। खैर, जनता मांगे जवाब में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत।